ला 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 ला। तीन सहेलियों में एक मिसेस बिएट्रिस रिचमंड थी जो विधवा थी, दूसरी मिसेस सटक्लिफ जो दो पतियों को तलाक दे चुकी थी और तीसरी मिस फ्रांसिस हिक्सन थी जो अभी तक अविवाहित थी। तीनों समृद्ध थीं और उन्हें जिंदगी का 40वां साल पार करे हुए कई साल हो चुके थे। मिसेस सटक्लिफ का नाम बड़ा असाधारण सा था, एरो यानी तीर। कई साल पहले जब वे छरहरे बदन वाली कमसिन युवती होती थीं, तब उन पे ये नाम खूब फबता था और लोग अक्सर उनकी खूबसूरती की प्रशंसा करते समय इस पर टिप्पणी भी करते थे। उन्हें लगता था कि उनका नाम उनके फुर्तीले और उद्देश्यपूर्ण व्यक्तित्व का संदेश देता था। पर अब जब नैन नक्श का तीखापन और बदन का छरहरापन मोटापे की परतों में कब का गायब हो चुका था, उन्हें अपने नाम से उतना लगाव नहीं रहा था। अब उनके नाम के बारे में टिप्पणियां भी उनकी पीठ पीछे ही की जाती थीं और उन्हें इस बात से समझौता करना पड़ता था कि चाहे वो जो भी पहने, वो वैसी नहीं दिखती थी जैसी दिखना चाहती थी। पर फिर भी उन्होंने अधेड़ अवस्था के सामने घुटने बिल्कुल नहीं टेके थे। वो अभी भी अपनी आंखों के नीलेपन की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए नीले कपड़े पहनती थीं अक्सर, और अपने बालों को सजीला बनाए रखने के लिए कई तरह के प्रसाधन इस्तेमाल करती थीं। अपनी बाकी दोनों सहेलियों के बारे में उन्हें सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वे दोनों उनसे ज़्यादा मोटी थीं। दोनों एरो से बड़ी भी थीं और उससे इस बात के बारे में ठिठोली भी करती रहती थीं कि उसे कैसे आदमी से मोहब्बत करनी चाहिए। खुद वे दोनों इस बारे में सोचना कब का बंद कर चुकी थीं। दोनों को लगता था कि 50 के लगभग का कोई संभ्रांत अमीर आदमी, चाहे फौज का रिटायर्ड अफसर हो या कोई ऐसा जिसकी पत्नी की मौत हो चुकी हो, जो गोल्फ और ब्रिज खेलता हो, एरो के लिए ठीक रहेगा। एरो उनकी बात मुस्कुरा के सुनती थी, पर उसके दिमाग में बनी छवि कुछ अलग थी। कोई इटालियन जवां मर्द या राजघराने से संबंध रखने वाला कोई स्पेनिश युवक जिसकी उम्र 30 से एक दिन भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो खुद उतनी ही उम्र की दिखती थी। इन तीनों की दोस्ती बहुत पक्की थी और मज़े की बात यह थी कि मोटापा ही था जो उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाया था, और फिर ब्रिज के खेल ने इस घनिष्ठता को और बढ़ाया था। वे एक दूसरे से कार्ल्सबैग में मिली थीं और एक ही डॉक्टर के पास जाती थीं। बिएट्रिस काफ़ी विशालकाय थी। खूबसूरत होने के अलावा वो मेकअप पर भी खासा ध्यान देती थी। वो एक अमीर विधवा थी जिसको खाने का बड़ा शौक था और ब्रेड, मक्खन, क्रीम और आलू विशेष रूप से प्रिय थे। साल में 11 महीने वे अपने मन मुताबिक सब कुछ खाती थीं और 1 महीने के लिए तीनों कार्ल्सबैग में वज़न घटाने आती थीं। पर अफसोस कि हर साल वे और मोटी होती जा रही थीं। उस मोए डॉक्टर ने भी उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं जताई। मुझे लगने लगा है कि वो थोड़ा बेवकूफ़ है, बिएट्रिस ने मिस हिक्सन से कहा। मिस हिक्सन ने यह सुन के जोरदार ठहाका लगाया। वे हमेशा जोर से हंसती थी, गहरी आवाज़ में बोलती थी और खासी तगड़ी भी थीं। चलती भी वो कुछ गोरिल्ला की तरह थीं, अपने दोनों हाथ हमेशा जेब में डालकर। आदमियों की तरह के कपड़े पहनती थीं और यदा कदा सिगार भी पीती थीं। मैं भला फ्रिल वाली ड्रेसेस में कैसी लगूंगी वो कहती थी। मेरे जैसे डील डॉल वालों को आरामदेह कपड़े पहनने चाहिए, मर्दाना ट्वीड और भारी से जूते।
यहाँ तक कि वे फ्रांसिस की बजाय फ्रैंक कहलाना पसंद करती थी। उनकी हंसमुख और मजबूत शख्सियत उन तीनों की दोस्ती का स्तंभ थी। वे साथ में टहलने जाती, साथ ही बैठकर निर्धारित किया हुआ रूखा सूखा खाना खाती, और जब मुई वजन लेने वाली मशीन का कांटा टस से मस नहीं होता था, तब एक दूसरे का गम भी बांटती थी। उनसे ज्यादा पक्की दोस्ती शायद ही किन्हीं और 3 औरतों की रही होगी। बस एक छोटी सी चीज की कमी थी, ब्रिज खेलने के लिए एक चौथे इंसान की, क्योंकि जैसे ही उस आरोग्य आश्रम यानी हेल्थ रिजॉर्ट की दिन भर की कवायद खत्म होती, वे ब्रिज खेलने बैठ जाती थीं। वे तीनों बहुत बढ़िया खेलती थीं, पर जो भी चौथा इंसान ब्रिज का कोरम पूरा करने के लिए ढूंढा जाता, वो किसी न किसी मायने में 19 ही रहता। इस बार तीनों सहेलियों ने तय किया कि इस हेल्थ रिट्रीट के 1 महीने वजन कम करने के लिए इतना कुछ करने के बाद तुरंत घर वापस जाना अच्छा नहीं होगा। उसकी बजाय 1 महीने समुद्र के किनारे ऑन्टीब में जाकर एक घर किराए पर लेकर वहाँ रहा जाए, जहाँ रिट्रीट के सारे नियम जारी रखे जाएं, और घर में अपना खानसामा रखें जो ऐसा खाना बनाए कि जिससे वजन ना बढ़े। इससे कुछ और वजन शर्तिया कम हो जाएगा। यह आइडिया फ्रैंक का था, पर बिएट्रिस खुश थी कि उसकी सहेलियां परहेज से खाने में उसका मनोबल बढ़ाए रखेंगी। नहीं तो जल्दी से मनपसंद खाना शुरू कर देने से उसी का वजन सबसे ज़्यादा बढ़ता था। एरो भी खुश थी, क्योंकि हेल्थ रिट्रीट में 1 महीना गुजारने के बाद उसका वज़न कम हो जाएगा, वो कुछ दुबली हो जाएगी, और देश विदेश से आए उन तमाम नौजवानों में जो ऑन्ट्वीब में समुद्र के किनारे टहलते दिखाई देते थे, उनमें अपने सपनों का राजकुमार ढूंढ लेगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हफ्ते में 2 दिन वे तीनों सिर्फ उबले अंडे और टमाटर खाती थी, और रोज़ सुबह अपना वज़न लेती थी। एरो का वज़न घट के 70 किलो हो गया था, और बिएट्रिस और फ्रैंक का भी 82 तक आ गया था। पर ब्रिज खेलने के लिए चौथे इंसान की समस्या रोज बनी रहती थी। उस कसौटी पर कोई भी खरा नहीं उतरता था। कोई झगड़ालू, कोई बदमाश, कोई उनके स्तर से कहीं कम, तो कोई हारने पर उत्तेजित होने वाला ही मिलता था। एक सुबह जब वे बिना दूध और चीनी की चाय एक एक सूखे रस्क के साथ पी रही थीं, तब फ्रैंक ने एक चिट्ठी पढ़ते हुए कहा, अरे लेना आ रही है। वो कौन है? एरो ने पूछा। अरे मेरे चचेरे भाई की बीवी है, फ्रैंक ने जवाब दिया। दुर्भाग्य से भाई की 2-3 महीने पहले मौत हो गई, और ये बेचारी अभी उससे उबर ही रही है। क्या उसे यहाँ रहने के लिए बुला लें? क्या वो ब्रिज खेलती है? बिएट्रिस ने पूछा। खेलती नहीं, बहुत बढ़िया खेलती है, फ्रैंक ने कहा अपनी जोरदार आवाज में। फिर हमें रोज किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सब तय हो गया। फ्रैंक ने लेना को कार भेज दिया और निर्धारित समय पर उसे लेने स्टेशन पहुंच गई। वे दोनों 2 साल बाद मिल रहे थे। गले मिलने के बाद फ्रैंक बोली, तुम कितनी दुबली हो गई हो लेना। हाँ, लेना ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, पिछले कुछ साल मुश्किल रहे मेरे लिए। फ्रैंक ने एक लंबी सांस छोड़ी, पता नहीं अपने चचेरे भाई के गम में या लेना से जलन में। बाकी दोनों सहेलियां भी लेना से मिलीं और चारों लोग मंकी हाउस में जा बैठे। यहाँ से समुद्र का नज़ारा भी मिलता था और पीछे बने बार में आने जाने वाले लोग भी दिखाई देते थे। विधवा लेना को देखकर बिएट्रिस का दिल पिघल गया, और एरो को वो बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो देखने में बहुत साधारण थी। क्या पियोगी लेना? फ्रैंक ने पूछा। कुछ भी, ड्राई मार्टिनी या वाइट लेडी,
लेना ने जवाब दिया। एरो और बिएट्रिस ने चौंक के उसकी ओर देखा। सबको पता है कि कॉकटेल्स पीने से वजन बढ़ता है। सफ़र की थकान हो गई होगी, फ्रैंक ने कहा। उसने लेना के लिए मार्टिनी और बाकी दोनों के लिए फीका नींबू पानी मंगवाया। हम लोगों को माफिक नहीं आती इतनी गर्मी में किसी भी तरह की शराब, उसने लेना से कहा। ओह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना बोली। आई लव कॉकटेल्स। एरो का चेहरा कुछ फक पड़ गया। फिर सब लोग बातें करने लगे और कुछ देर में वापस घर पर आए। दिन के खाने में मेज पर सूखे रस्क देखकर लेना ने बटलर से पूछा, क्या मुझे ब्रेड मिल सकती है? बाकी तीनों औरतों को लगा मानो किसी ने उनके कानों में पिघलता शीशा उंडेल दिया हो। उन्होंने 10 साल से ब्रेड नहीं खाई थी। सबसे पहले फ्रैंक संभली। ज़रूर डियर, उसने कहा और बटलर से ब्रेड लाने के लिए कहा। और मक्खन भी प्लीज़, लेना ने मासूमियत से कहा। तीनों सहेलियों को मानो सांप सूंघ गया। पता नहीं मक्खन होगा कि नहीं घर में, शायद किचन में पड़ा हो, फ्रैंक बोली। मुझे ब्रेड और मक्खन बहुत पसंद है, लेना बिएट्रिस से बोली। और तुम्हें? बिएट्रिस एक फीकी मुस्कान के साथ यूं ही कुछ बुदबुदाई। ब्रेड और मक्खन आया और लेना ब्रेड पर खूब सारा मक्खन लगाकर खाने लगी। हम लोग यहाँ बहुत सादा खाना खाते हैं, फ्रैंक बोली। उम्मीद है तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। अरे बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी सादा ही खाना पसंद है, लेनक ने कहा। बस जब तक मुझे ब्रेड, मक्खन, आलू और क्रीम मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तीनों सहेलियों ने एक दूसरे को देखा। फ्रैंक ने अपनी प्लेट को देखा और उसका चेहरा लटक गया। बिएट्रिस जल्दी से बोली, बड़े अफसोस की बात है लेना कि इस पूरे शहर में क्रीम मिलती ही नहीं, इसीलिए उसके बिना ही काम चलाना पड़ता है। ओह, लेना बोली। खाने के बाद कॉफ़ी आई और लेना ने उसमें 3 चम्मच चीनी डाली। हम लोग सैक्रिन ही ले लेते हैं, फ्रैंक ने अपनी कॉफ़ी में एक नन्ही सी गोली डालते हुए कहा। ओह, मुझे बहुत बेकार लगती है सैक्रिन, लेना बोली। बिएट्रिस का चेहरा उदास हो गया और उसने बड़ी ललक से चीनी दानी की तरफ देखा। बिएट्रिस, फ्रैंक ने घुड़का और बिएट्रिस ने जल्दी से सैक्रिन उठा के ले ली। जब सब लोग ब्रिज खेलने बैठे तो फ्रैंक को कुछ राहत मिली। वो चाहती थी कि एरो और बिएट्रिस लेना को पसंद करें। लेना ब्रिज की बहुत मंझी हुई खिलाड़ी निकली। उसके साथ खेलने में तीनों सहेलियों को बहुत मज़ा आया। ये था असली ब्रिज। फ्रैंक ने देखकर राहत की सांस ली कि एरो और बिएट्रिस अब लेना की तरफ कुछ नर्म पड़ी थीं। कुछ घंटों बाद ये लोग उठे। फ्रैंक और बिएट्रिस गोल्फ खेलने चले गए। एरो अपने नए नौजवान दोस्त के साथ टहलने और लेना घर पर ही आराम करने लगी। एरो का नया नौजवान दोस्त किसी शाही घराने का था। चारों फिर शाम को मिले। अरे तुम अकेली बोर तो नहीं हुई लेना? फ्रैंक ने पूछा। अरे बिल्कुल भी नहीं, लेना चहकी। अरे सो के उठने के बाद मैं बाहर चली गई, एक कॉकटेल पिया और फिर टहलते टहलते पता है मुझे क्या मिला? एक छोटी सी दुकान जहाँ लाजवाब क्रीम मिलती है। मैंने वहाँ ऑर्डर दे दिया है कि आधा लीटर क्रीम रोज़ भेज दिया करें यहाँ घर पर। यहाँ की गृहस्थी के लिए मेरा ये छोटा सा योगदान है। लेना की चमकती आँखों और एरो और बिएट्रिस के तमतमाए चेहरों की झलक देखते हुए फ्रैंक ने जल्दी से कहा, अरे क्या ज़रूरत थी इस तकल्लुफ़ की? असल में हम लोग क्रीम खाते ही नहीं हैं क्योंकि यहाँ के मौसम में उससे बड़ा भारीपन लगता है। ओह, फिर तो मुझे अकेले ही खानी पड़ेगी सारी, लेना चहकी। एरो अपने को रोक नहीं पाई। तुम्हें अपनी फिगर की चिंता नहीं है?
डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ठीक से खाना चाहिए, लेना ने कहा। क्या ये भी कहा है कि ब्रेड, मक्खन, आलू और क्रीम खाना चाहिए? हाँ, मुझे लगा तुम्हारा भी यही मतलब था जब तुमने कहा कि तुम लोग सादा खाना खाते हो। बहुत मोटी हो जाओगी, बिएट्रिस बोली। बिल्कुल भी नहीं, लेना ने कहा। मैं हमेशा जो मन में आए खाती हूं और मेरा वजन कभी नहीं बढ़ता। ये सुन के बिल्कुल सन्नाटा छा गया। उस रात जब लेना सोने चली गई तब तीनों सहेलियां फ्रैंक के कमरे में इकट्ठी हुई। दिन भर के मुखौटे अब उतर चुके थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो मेरे सामने बैठकर मेरी मनपसंद चीजें खाती है, बिएट्रिस रुआसी होकर बोली। किसी को अच्छा नहीं लगता, फ्रैंक की आवाज में सख्ती थी। तुम्हें उसे बुलाना ही नहीं चाहिए था, एरो गुस्से से बोली। अरे मुझे क्या पता था, फ्रैंक ने सफाई दी। उसके पति की मौत हुए 2 ही महीने हुए हैं। मुझे नहीं लगता वो अपने पति को प्यार करती थी, बिएट्रिस बोली। हम जो खाते हैं वही क्यों नहीं खा सकती है, एरो खींच कर बोली। अरे सुना तो, डॉक्टर ने कहा है खाने को। अरे तो सैनिटोरियम में जाए ना। अब नहीं सहा जाता फ्रैंक, बिएट्रिस बोली। तुम्हारी रिश्तेदार है, हमारी नहीं, एरो बोली। मैं 14 दिन तक बैठकर उसे जानवर की तरह खाते हुए नहीं देख सकती। खाने को इतना महत्व देना निरी बेवकूफी है, फ्रैंक अपनी गहरी आवाज में जोर से बोली। तुम मुझे बेवकूफ कह रही हो, एरो की आवाज में तल्खी थी। अरे नहीं नहीं, बिएट्रिस जल्दी से बोली। मुझे लगता है कि जब हम लोग सोने चले जाएंगे तब तुम किचन में जाकर और डट के तरमाल उड़ाओगी। एरो अपने नाम को सार्थक कर रही थी। फ्रैंक एरो की तरफ झपटी। एरो, तुम मुझे सालों से जानती हो, ऐसा कैसे कह सकती हो? तीर अब वापस तरकश में आने वाला नहीं था। तो तुम्हारा वजन क्यों नहीं कम होता कभी? हाँ हाँ, कितनी निर्दयी हो एरो, मेरा वजन कितना कम हुआ है कहकर फ्रैंक रो पड़ी। वो बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगी और आंसू से उसका चेहरा भीग गया और उसका भीमकाय शरीर कांपने लगा। अरे मेरा ये मतलब नहीं था, एरो भी रोने लगी और घुटनों के बल बैठकर फ्रैंक को अपनी मोटी मोटी बाहों में समेटने की कोशिश करने लगी। तुम्हारा वजन कम हुआ है फ्रैंक, हुआ है, सबको दिखता है। उनको रोते देखकर बिएट्रिस भी रोने लगी। बड़ा ही दयनीय दृश्य था। आखिर सबने अपने आंसू पोंछे और तय किया कि लेना को जैसा उसके डॉक्टर ने कहा है खाए, पर तीनों सहेलियां इस बात से विचलित नहीं होंगी। वो इतना बढ़िया ब्रिज खेलती थी और 2 ही हफ्ते की तो बात थी। तीनों एक दूसरे के गले लगे और बहुत हल्का महसूस करने लगे। उनकी इतनी मजबूत दोस्ती में, जिसने उन तीनों को इतनी खुशी दी थी, कोई भी दरार नहीं पड़नी चाहिए। पर इंसानी स्वभाव उतना मजबूत नहीं होता, उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आने वाले दिनों में उन तीनों ने सिकी हुई मछली खाई और लेना ने मक्खन और चीज़ से भरपूर मैकरोनी खाई। उन्होंने सिके हुए कटलेट और उबली पालक खाई। लेना ने क्रीम में तैरती मटर खाई, आलू के तरह तरह के व्यंजन खाए। खानसामा को भी नए नए तरह के पकवान बनाने में मज़ा आ रहा था। उसने बताया कि उसे तरह तरह के कॉकटेल्स बनाना भी आता था। और लेना ने बताया कि उसके डॉक्टर ने उसे दिन में रेड वाइन और शाम को शैम्पेन पीने की हिदायत दी है। तीनों मोटी सहेलियां बहादुरी से डटी रहीं। बातचीत, हंसी मजाक पहले की ही तरह चलता रहा। इतनी कुशल होती हैं औरतें छलावे में। पर बिएट्रिस कुछ मायूस सी हो गई। एरो की नीली आंखों में एक कठोरता उभर आई।
और फ्रैंक की गहरी आवाज कुछ तीखी सी हो चली। तनाव तब उभर कर सामने आता था जब सब ब्रिज खेलने बैठती थीं। खेल के बाद उसके बारे में बात वे पहले भी करती थीं, पर एक दोस्ताना लहजे में। अब एक कड़वाहट सी आ गई थी और एक दूसरे की गलतियों का बखान अब वे कुछ ज़्यादा ही स्पष्टता से करने लगी थीं। बातचीत बहस में बदल जाती और बहस झगड़े में। कभी कभी खेल का अंत बेहद गुस्से में होता। एक बार फ्रैंक ने एरो पर जानबूझकर गलत खेलने का इल्जाम लगाया। बिएट्रिस तो 2-3 बार रो ही पड़ी और एक बार एरो अपने पत्ते मेज पर पटक कर चली गई। आक्रोश का बादल खेल पर हमेशा ही छाया रहता। लेना बीच बचाव करती। अरे झगड़ने की क्या बात है, वो कहती, खेल ही तो है। उसके लिए ये कहना आसान भी था। पेट भर बढ़िया खाना खा के और आधी बोतल शैंपेन पी के। फिर उसका भाग्य भी गजब का था। जब रोज के खेल के बाद डायरी में स्कोर लिखा जाता तो साफ दिखता कि हर रोज उसका सबसे ज्यादा स्कोर होता। उनका सारा पैसा भी जीतती जा रही थी। अरे क्या दुनिया से इंसाफ पूरी तरह से उठ चुका था। तीनों सहेलियां एक दूसरे से नफरत करने लगीं और हालांकि वे लेना से भी नफरत करती थीं, पर फिर भी एक दूसरे के पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में उससे बात करने लगीं। एरो ने लेना को बताया कि वो सोच रही थी कि महीने भर यहाँ ना रहकर वेनिस चली जाए, क्योंकि अपने से बड़ी उम्र के औरतों के साथ रहना उसके लिए अच्छा नहीं है। फ्रैंक ने लेना से कहा कि एरो जैसी छिछोरी और बिएट्रिस जैसी बेवकूफ़ औरतों के साथ बातें करने में उसे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, कोई बौद्धिक संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि वो उन दोनों से कहीं ज़्यादा अक्लमंद है। बिएट्रिस केवल शांति चाहती थी। उफ, औरतें कितनी दुष्ट होती हैं, मैं नफरत करती हूँ उनसे, उसने लेना से कहा। जब तक लेना के जाने का समय आया, बात झगड़े से भी आगे बढ़ चुकी थी। तीनों सहेलियों में बातचीत करीब करीब बंद हो चुकी थी। लेना के सामने थोड़ी बहुत होती भी तो ऐसी नहीं जैसी सहेलियों के बीच में होती हो। लेना के जाने का दिन आया और फ्रैंक उसे स्टेशन तक छोड़ने गई। लेना अपने साथ उन तीनों का काफ़ी पैसा भी ले जा रही थी। तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं फ्रैंक, लेना गाड़ी में चढ़ती हुई बोली। मुझे बहुत ही मज़ा आया तुम सबके साथ यहाँ पर। फ्रैंक शिष्टता की मूर्ति बनी मुस्कुरा कर बोली, हम सबको भी तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आया लेना। पर जब ट्रेन चल पड़ी और वो वापस जाने के लिए मुड़ी तो उसने राहत की इतनी बड़ी सांस ली कि प्लेटफॉर्म भी मानो हिल गया और घर के रास्ते में कई बार उसने जोर जोर से कहा, ऑफ ऑफ। घर वापस आकर उसने अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, ऊपर से मर्दाना ड्रेसिंग गाउन लपेटा और चल पड़ी। खाने के पहले अभी कुछ देर पानी में जाने के लिए वक्त था। वो मंकी हाउस से होती हुई गुजरी कि जिससे जान पहचान वालों से हेलो करती चले, क्योंकि अब वो जिंदगी से इतना खफा नहीं महसूस कर रही थी। अचानक वो रुक गई। उससे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वहां एक मेज पर बिएट्रिस अकेले बैठी थी। चेहरे पर मेकअप था, पर ये कर क्या रही थी? फ्रैंक अपनी गोरिल्ला वाली चाल में चल के गई और बिएट्रिस के सामने जाकर अपनी बुलंद आवाज में बोली, बिएट्रिस, ये क्या कर रही हो? बिएट्रिस ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और बोली, खा रही हूं। वो तो मुझे दिख रहा है, पर ये? बिएट्रिस के सामने एक प्लेट में ब्रेड और एक में मक्खन रखा था और पास में स्ट्रॉबेरी जैम, कॉफी और क्रीम। बिएट्रिस ब्रेड के ऊपर मक्खन की मोटी तह लगाकर उसे जैम से पूरी तरह से ढककर अब उसके ऊपर क्रीम डाल रही थी। मर जाओगी, फ्रैंक बोली। कोई बात नहीं, बिएट्रिस मुंह में खाना भर के बोली। अरे बहुत वजन बढ़ जाएगा तुम्हारा, भाग में जाओ, बिएट्रिस बोली।
और ये कहकर हंस पड़ी। उफ, ताजी ब्रेड की महक। बियट्रिस, मैं सोचती थी कि तुम्हें इससे ज्यादा संयम है। अरे सब तुम्हारी गलती है। वो बदमाश औरत, 15 दिन से मैं उसे ठूस ठूस कर खाते हुए देख रही हूँ, अब और नहीं। अरे मैं भी अपनी मनपसंद चीजें खाना चाहती हूँ, चाहे फट ही पड़ूं। फ्रैंक की आंखें छलछला आई। एकदम से वो जैसे निढाल हो गई। बिना कुछ और कहे वो वहीं एक कुर्सी में धम से बैठ गई। एक वेटर आया। मेरे लिए भी यही ले आओ, फ्रैंक ने मेज पर फैले सामान की ओर इशारा करके कहा। फिर हाथ बढ़ाकर एक ब्रेड रोल उठाना चाहा, लेकिन बियट्रिस ने फुर्ती से प्लेट वापस खींच ली। मेरी प्लेट से नहीं, वो बोली। फ्रैंक के मुंह से एक ऐसा शब्द निकला जिससे लोग दोस्तों को कभी नहीं संबोधित करते हैं। एक ही मिनट में बटर, ब्रेड, जैम और कॉफी लेकर वेटर आ गया। क्रीम कहाँ है बेवकूफ? फ्रैंक शेरनी की तरह दहाड़ी और फिर वो खाने में जुट गई। धीरे धीरे वहां लोग बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि धूप और समुद्र का आनंद उठाकर अब वे कुछ खाने पीने के लिए आ रहे थे। जरा ही देर में एरो अपने युवा शाही दोस्त के साथ आई। वो एक खूबसूरत सिल्क गाउन पहने थी, जिसे उसने एक हाथ से कस के पकड़ रखा था, जिससे और पतली लगे, और अपना सर उठा कर चल रही थी, जिससे गर्दन और पतली लगे। वो खिलखिलाकर हंसती हुई आ रही थी और बिल्कुल किसी लड़की की तरह महसूस कर रही थी। उसके युवा दोस्त ने उसकी नीली आंखों की तारीफ की और 5 मिनट में वहीं मिलने के लिए कहकर वो बाथरूम की तरफ चला गया। एरो भी जा रही थी, बाल ठीक करके थोड़ी लिपस्टिक और लगा लेने, पर तभी उसकी नजर फ्रैंक और बियट्रिस पर पड़ी और वो वहीं रुक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। हे भगवान, उसने उनके पास आके कहा, चटोरों, वो बोली और तुरंत कुर्सी खींचकर उन्हीं के साथ बैठ गई। 5 मिनट बाद मिलने के वादे पल में काफूर हो गए और वो आतुरता से वेटर से बोली, मेरे लिए भी वही लाओ जो ये दोनों खा रही हैं। फ्रैंक ने सर उठाकर वेटर को देखा और अपनी दमदार आवाज में बोली, चीज लाओ। फ्रैंक, बियट्रिस बोली। चुप रहो। अच्छा, मेरे लिए भी ले आओ, बियट्रिस ने कहा। चीज आई और कॉफी आई और ब्रेड और क्रीम, चम्मच भर भर के जैम खाया गया, स्वादिष्ट ताजी ब्रेड खाई गई, मक्खन और क्रीम से लैस। एरो का राजकुमार रहे अपने महल में। अरे ऐसा सुख मोहब्बत में कहा। तीनों चुपचाप गंभीरता से खाने में लगे हुए थे। इस वक्त दुनिया में इससे ज्यादा जरूरी और खास कुछ भी नहीं था। मैंने 25 साल से आलू नहीं खाया है, फ्रैंक ने कहा। वेटर, फिंगर चिप्स लाओ, एरो ने कहा। फिंगर चिप्स लाए गए। दुनिया में किसी भी चीज़ की खुशबू इतनी बढ़िया नहीं थी। सबने गपागप चिप्स खाए। मेरे लिए ड्राई मार्टीनी लाओ, एरो बोली। तुम खाने के बीच में मार्टीनी नहीं पी सकती, फ्रैंक बोली। एरो, नहीं पी सकती? देखना अभी, एरो ने कहा। ठीक है, तो फिर मेरे लिए भी एक ड्राई मार्टीनी लाओ, फ्रैंक ने कहा। 3 ड्राई मार्टीनीज लाओ वेटर, बियट्रिस ने कहा। ड्रिंक्स आए, पिए गए। तीनों ने अपने अपने गिलास मेज पर रखे और एक लंबी सांस ली। पिछले दिनों का सब मलाल बह चुका था और एक दूसरे के लिए पुरानी मोहब्बत फिर लहलहा रही थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इस दोस्ती को तोड़ने का विचार भी उन्हें कभी आया था। चिप्स खत्म हुए। क्या इनके पास चॉकलेट एक्लेयर्स होंगी? बियट्रिस बोली। जरूर होंगी। चॉकलेट एक्लेयर्स आए। फ्रैंक ने जल्दी से एक पूरा अपने मुंह में डाल लिया और फिर दूसरे के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसको खाने से पहले उसने बदले का एक कुटिल खंजर लेना के जिगर में घोंप दिया।
तुम लोग चाहे जो कहो, पर असली बात तो ये है कि वो बहुत ही बेकार ब्रिज खेलती थी। वो बोली, बहुत ही बुरा। एरो ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा।